इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। चिलचिलाती धूप से तकते किसान आकाश हैं, कण कण तृप्त हो जाता जब सावन का होता प्रवेश है। प्राण तन को राग मिल जाता, तन मन प्रसन्न हो जाता है। झुलसी प्रकृति हरी हो गई, बदल लिया मानो वेश है। कण कण तृप्त हो जाता जब सावन का होता प्रवेश है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाड़ी की चौपाल में। तो स्वीकार कीजिए हेमा विश्वकर्मा और कीर्ति बहन की राम राम। कीर्ति बहन, आपको भी हमारी राम राम। राम राम हेमा बहन, राम राम। हाँ हेमा, इस धरती पर हरियाली लाने वाले सावन का इंतजार किसे नहीं होता है। हाँ कीर्ति, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। साथ ही सावन से त्योहारों का आगमन भी तो हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि सावन में झूलों की याद सबसे पहले आती है और सावन आते ही पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ जाते हैं। हाँ कीर्ति, सावन आते ही जो हमारी नवविवाहिता हैं वो जब ससुराल से अपने मायके आती हैं तो अपनी सखियों सहेलियों के साथ झूला झूलने का जो आनंद होता है वो कुछ और ही होता है। और कीर्ति बहन देखिए ना, आज आधुनिकता की होड़ में झूलों का चलन कम सा हो गया है ना। और झूलों के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र का आयोजन ही किया जाता है। इसके बावजूद झूला झूलने की जो परंपरा है वह प्राचीन काल से चली आ रही है। बिल्कुल हेमा बहन, और महानगरों में झूला संस्कृति लुप्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन गांव देहातों में आज भी झूला डाले जाते हैं। और जो हम जोली युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वे एकत्र होकर लोकगीतों के साथ झूला भी झूलती हैं। और सावन में हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और सावन के गीत गाती हैं वे लोग। हाँ भी कीर्ति बहन, कहा जाता है कि बागीचों में झूला झूलना उत्साह से भरने वाला होता है। और एक बात और है कि ये जो सावन है वह हमें प्रकृति के निकट लाने वाला भी होता है। नीम, बरगद, आम पर झूला डलते ही हमारा मन झूलने को करने लगता है। और आपको पता है कीर्ति बहन, झूला झूलते ही झूलते इन पेड़ों से जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन है ना, वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिल जाती है। यानी हमारे शरीर में अच्छी खासी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ जाता है। हाँ हेमा, या यूं कह ले कि झूला झूलना मात्र आनंद का अनुभव ही नहीं कराता है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक प्राचीन योग भी है और अच्छी कसरत भी है। हाँ कीर्ति, और देखो ना, अभी तो हमने सावन की बातें भी कर ली, झूले की बात भी कर ली, तो अब हम जुड़ जाते हैं अपने आज के आकर्षण से, जिसमें होगी आज की बात माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग, भारतीय मिट्टी का नया कृषि आयाम, इस विषय पर। और हमारे साथ आज होगा मेहमान क्रम में आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर महेंद्र कुमार उइके, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ग्राम कुंडा, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, इस विषय पर कीर्ति छचानी से होगी बातचीत। बिल्कुल हेमा, और साथ में होगा मनोरंजन और सुनेंगे कुछ संदेश भी। तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुनते हैं ये लोकगीत। हाँ, साड़ी रे
मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क करें। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क करें। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। श्रोताओं, संदेशों के पहले आप सुन रहे थे श्रीमती कृष्णा शर्मा व सहेलियों की आवाज़ में लोकगीत। और श्रोताओं, अब समय है हमारी आज की बात से जुड़ने का। हमारी आज की बात का विषय है माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग, भारतीय मिट्टी का नया कृषि आयाम। किसान भाइयों, आज कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए नित्य नए आयामों को खोजा जा रहा है। आज के समय हमारी खेती
लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होती जा रही है। बिल्कुल हेमा, और लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है और पर्यावरण प्रतिकूल बनता जा रहा है। और अब ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जो खेती को टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बना सके। जी हाँ कीर्ति बहन, और ऐसी ही एक तकनीक है माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग। श्रोताओं, माइक्रोबायोम क्या है? तो श्रोताओं, माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवों का समुदाय है जो किसी विशेष वातावरण में जैसे कि मिट्टी, जल, पौधों या मानव शरीर में रहता है। हाँ हेमा बहन, और इसे खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। मृदा माइक्रोबायोम में मुख्य रूप से बैक्टीरिया कवक यानी कि फफूंद है, वायरस है, आर्किया और प्रोटोजोआ शामिल होते हैं। हाँ कीर्ति बहन, और माइक्रोबायोम एक ऐसी आधुनिक जैविक तकनीक है जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को समझकर और उनके साथ समन्वय बनाकर खेती को नया आयाम दे सकती है। यानी कीर्ति बहन, हमारी जो मिट्टी है उसमें भी ऐसे कई सूक्ष्म जीव हैं जिनको हमारे जो वैज्ञानिक है लाभकारी जो सूक्ष्म जीव है उनको लेकर, उनको समझकर फिर मिट्टी में उनको मिश्रित करते हैं ताकि वे अच्छी खेती दे सकें। बिल्कुल हेमा बहन, और एक ख़ास बात यह है कि हमारे देश में जहाँ की मिट्टी और जलवायु दोनों में विभिन्नता है, विविधता अधिक है और वहाँ पर यह तकनीक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जी हाँ, और कीर्ति बहन, आजकल कृषि को उन्नत बनाने के लिए नए नए शोध किए जा रहे हैं। जैसा भी हमने आपको बताया कि माइक्रोबायो जो इंजीनियरिंग है ये भी एक ऐसी ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें लाभप्रद सूक्ष्म जीवों की पहचान की जाती है। बिल्कुल, और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वे मिट्टी में मिलकर फसलों के विकास में अधिक सहयोग प्रदान कर सकें। बिल्कुल, और किसान भाइयों, मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रोबायोम में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या फिर फफूंद मिलाए जाते हैं जो पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व को मिट्टी में अवशोषित करने में मदद करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव फसलों को कीटों और बीमारियों से तो बचाते हैं, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और यह एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का इसमें चयन किया जाता है और फिर उसमें संशोधन यानी कि किसी प्रकार की जो उसमें अशुद्धि है या उन सूक्ष्म जीवों में किसी प्रकार की कोई कमी है उसको पूरा किया जाता है और उसके बाद उसे फिर से पुनः स्थापित किया जाता है ताकि वे फसलों की वृद्धि, फसलों की सुरक्षा और उत्पादन को बेहतर बना सकें। बिल्कुल, और किसान भाइयों, इस प्रक्रिया को करने के कई चरण भी होते हैं, जैसे कि पहले मिट्टी का नमूना लेना है और उस पर विश्लेषण करना है और मिट्टी से प्राप्त सूक्ष्म जीवों की विविधता, पोषण के स्तर और पीएच मान की जांच करना शामिल होता है। जी हाँ किसान भाइयों, इसके बाद मिट्टी से जो प्राप्त लाभकारी सूक्ष्म जीवों की पहचान की जाती है, जैसे नाइट्रोजन स्थिर बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु, जैविक कीटनाशक प्रमुख हैं। और किसान भाइयों, ये इन जीवों की वृद्धि और पैकेजिंग फिर इसका खेत में नियंत्रित हो उपयोग किया जाता है और इस तरह कृषि में इसके कई संभावित लाभ भी हैं। बिल्कुल, और कीर्तिबेन जैसे मिट्टी अधिक जो है इससे पोषक बनती है, बिल्कुल, जिससे पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से होती है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी, ऐसी इसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं। और कीर्तिबेन, मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन, फास्फोरस पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं जिससे रसायनों की जो निर्भरता है उसमें भी कमी आएगी, ऐसी भी संभावना जताई जाएगी। बिल्कुल, और किसान भाइयों, जैविक गतिविधियां मिट्टी के स्वास्थ्य को तो सुधारती है, उसकी संरचना और जल धारण की क्षमता को सुधारती है और कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग घटने से जैव विविधता और जल स्रोत की सुरक्षा तो होगी ही, जिससे पर्यावरण अपना संरक्षण भी होगा। जी हाँ, और साथ ही इससे किसान भाइयों की लागत घटेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की बात, माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग, भारतीय मिट्टी का नया कृषि आयाम, इस विषय पर। बिल्कुल हेमा, देखो अपनी आज की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और जो ये संदेश आ रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए
मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। श्रोताओं, अब समय है मेहमान क्रम से जुड़ने का। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार उइके, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्राम कुंडा, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान इस विषय पर चर्चा कर रही हैं कीर्ति छछाने। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ग्राम कुंडा, तहसील चौरई के पशु औषधालय से डॉक्टर महेंद्र कुमार उइके जी। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान वाणी की चौपाल में। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान एक वैज्ञानिक तकनीकी है जिससे पशुपालक को बहुत फ़ायदा होता है, इसे कराना चाहिए। उसके लिए उनको जानकारी होना चाहिए कि हमें गायों में, भैंसों में जो कृत्रिम गर्भाधान हम लोग करवाते हैं उससे हमको क्या फ़ायदा भविष्य में मिल सकता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये एक वैज्ञानिक तकनीकी है जिसमें नर पशु से शुक्राणु को निकालकर मादा पशु के प्रजनन अंग में डाला जाता है ताकि वह गर्भवती हो सके। यह एक वैज्ञानिक प्रजनन तकनीक है जो पशुपालक में इस्तेमाल होती है, खासकर डेयरी के मवेशियों में या फिर घरों में जो छोटी मोटी डेयरी पशुपालक बनाते हैं उसमें भी उनको करवाकर उसका फ़ायदा ये ले सकते हैं। कैसे कि कृत्रिम गर्भाधान में ख़ास तौर पे नस्ल सुधार के लिए किया जाता है और दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है ताकि पशुपालक की आय भी बढ़ सके और उनके जीवन शैली में सुधार आ सके और नए नए नस्ल के जो पशु आएंगे उससे उनको अच्छी कीमत भी भविष्य में मिल सकता है और दुग्ध उत्पादन तो साथों साथ हो ही सकता है। इसलिए भी हर पशुपालक को अपने डॉक्टरों से, नज़दीकी संस्था के डॉक्टरों से संपर्क करके जानकारी लें और समय समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं जिससे उनका फ़ायदा निरंतर बना रहेगा। डॉक्टर साहब, ये गर्भाधान का उचित समय कब रहता है? गर्भाधान का उचित समय तो सबसे पहले पशुपालक को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा पशु गर्मी में कब आ रहा है। गर्मी में आने के लक्षण सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि हमारी गाय या भैंस जो है हीट में आती है तो उसके क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वो झीरी डालती, झीरी बोले तो एक सफ़ेद स्राव आता है जो गर्मी के समय में वो स्राव आता है, तो उसको पहचान होना चाहिए। या बार बार पेशाब भी करती है गाय भैंस या फिर दूसरे जानवरों पे मूवमेंट करती है और चंचलपन आ जाता है जिससे हमको समझ में आता है कि हमारी गाय या भैंस गर्मी में है। तब अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसको कम से कम शुरुआत के हीट में तो नहीं कराना चाहिए, कैसे कि इनका लगभग 3 पहर होता है, 8-8 घंटे का 3 पहर होता है। लेकिन जनरली हम लोग सलाह देते हैं कि कम से कम 12 से 18 घंटे के बीच में हमको कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए ताकि हमारा पशु गर्भित हो सके। कैसे कि इसमें ये कृत्रिम विधि है, इसमें कभी कभी हमको सफलता नहीं मिल पाती, इसलिए पशुपालक को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उचित समय में डॉक्टर से संपर्क करके कृत्रिम गर्भाधान कराए ताकि उनको उसमें सफलता मिल सके। अच्छा, हमारा पशु कितने वर्ष का हो तब हमें कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? इसमें तो डिपेंड करता है कि हम जो भी हमारे पास बछिया होती है स्टार्टिंग पीरियड में उसका खान पान मेंटेनेंस कैसा कर सके ताकि वो जल्द से जल्द वो गाभिन होने के लिए तैयार हो सके। यानी शारीरिक हाव भाव देखना जरूरी है। उम्र पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम अनुमानित बताया जाता है कि जैसे हम लोग क्रॉस ब्रीड पे जो क्रॉस करते हैं वो कम से कम 18 महीने के बाद यानी 1.5 साल के बाद वो गाभिन हो सकती है, हीट में आ सकती है। लेकिन समय समय पे उसको मिनरल्स वगैरह, कृमिनाशक दवा समय समय पे देना पड़ेगा ताकि वो उनका शरीर डेवलप हो सके, बच्चेदानी के ऑर्गन्स डेवलप हो सके, वो नेचुरल तरीके से हीट में आए और उसको हम लोग क्रॉस करा सकें। तो कम से कम मेरे हिसाब से तो 1.5 साल के बाद, 1.5 से 2 साल में ये गर्मी में पशु आ सकता है आराम से। क्या कई बार ऐसा होता है कि हमने कृत्रिम गर्भाधान कराया है पर हमारा पशु पुनः हीट पर आ जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा जनरली देखने को मिलता है। कैसे कि ये कृत्रिम विधि है, इसमें हम ये तो नहीं देख सकते कि हम
जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो पहली बार में ही हमें सफलता मिल सकती है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया आपको कि पशुपालक को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पशु हीट में आने के 12 से 18 घंटे के दौरान ही कराए, मिड हीट में कराए, ताकि वो ज़्यादातर सफलता मिल सके। कभी कभी क्या होता है, पशुपालक डॉक्टर को फ़ोन करता है, डॉक्टर साहब हमारी गाय है या भैंस हीट में आ गई है। जी। हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं या आधा एक घंटे बाद जाते हैं। जनरली डॉक्टर लोग जाते हैं, देखते हैं कि उसका हीट पीरियड तो है, तो वो कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं। लेकिन उसका समय हो सकता है, कभी कभी हम लोग अर्ली हीट में कर देते हैं याई, तो उसमें हो सकता है कुछ परसेंटेज कम आते हैं, लेकिन कोशिश करें अपन मिड हीट में कराएं तो जल्दी से जल्दी उसको सफलता मिल जाती है उसमें। क्या इसके कराने से पशु में कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं? नहीं, कृत्रिम गर्भाधान के दुष्परिणाम तो जनरली ज़्यादा हमको देखने को मिलते नहीं है। फिर भी पशुपालक को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पशु है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर उसको डिस्चार्ज में समझ में आता है, हीट के दौरान डिस्चार्ज में मटमैला डिस्चार्ज या फिर पस टाइप का डिस्चार्ज समझ में आता है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि डॉक्टर साहब इस टाइप के जो इसमें स्राव आ रहा है ये वास्तव में ठीक ठाक है कि नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन होता है या सांड, जो भी सांड से हम लोग वीर से जो कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो कभी कभी देखने को मिलता है, मतलब माइनर है कि उसका दुष्परिणाम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हम लोग तो नहीं मानते हैं। फिर भी सावधानी बरतना चाहिए कि इसके ये जो हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं इससे हमें किसी प्रकार की दिक्कत पशु को ना आए या उससे आने वाली बछिया बछड़ा को ना आए। तो दुष्परिणाम जनरली बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात ऐसी नहीं है। डॉक्टर साहब, जब हम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो इसके कई फायदे भी होते होंगे। फायदे तो बहुत है मैडम जी, कैसे कि कृत्रिम गर्भाधान हमारे शासन प्रशासन या हमारे देश में इसकी जो तकनीक लाई गई है, इसका पहला तो ये है कि नस्ल सुधार। कृत्रिम गर्भाधान से हमको नस्ल सुधार करना है, अच्छी नस्ल की बछिया बछड़ा हमको प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़ दुग्ध उत्पादन, कैसे कि आज हमारे देश की जो आबादी दिनों दिन बढ़ते क्रम में है, तो सीधी सी बात है दुग्ध की डिमांड ज़्यादा होते जा रही थी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उन्नत नस्ल की बछिया को लाना पड़ेगा, पैदा करवाना पड़ेगा, ताकि वो दुग्ध उत्पादन बढ़ती रहे। जनरली क्या होता है, देसी गाय हमें ज़्यादा संख्या में गाँव में मिलती हैं, वो कम दूध देती हैं, खान पान तो जैसा भी रहता है, लेकिन अगर हम उन्नत नस्ल के देसी गायों में भी अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो हमें नई नस्ल के उन्नत नस्ल के बछिया बछड़ा प्राप्त होंगे, जिनसे हम लोग क्रॉस दिनों दिन करवा के हम लोग दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे पशुपालक की आय दुगनी हो सकती है और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ते रहेगा। जी, तो डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे पशुपालकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चलते चलते मैडम जी, पशुपालक को मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि वो पशुपालन के प्रति अपना जो रुझान है हमेशा बना के रखें। ऐसा ना समझें कि इसमें हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा बहुत है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। नई नई तकनीक से पशुपालन करने की ज़रूरत है और डॉक्टरों से निरंतर संपर्क में रहेंगे, समय समय पर उपचार या टीकाकरण करवाते रहेंगे तो उनको निश्चित ही फ़ायदा ही होगा। इसलिए पशुओं को हमेशा अच्छे से रखें, पालें और उसका दुग्ध उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान करवा के हमेशा अपनी आय को भी दुगना बढ़ाने की सलाह मैं उनको देना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम में डॉक्टर महेंद्र कुमार उइके, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ग्राम कुंडा, तहसील चौरे, जिला छिंदवाड़ा से पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान विषय पर कीर्ति छछानी की बातचीत। और आइए अब हम जुड़ते हैं एक बार फिर से मनोरंजन के क्रम से और सुनते हैं ये बघेली लोकगीत। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो कहते हैं कीर्ति बहन और हिमा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।